जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिजवार सुबहानी इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स से। यूरोप जाने का और यूरोपियन बनने का एक बहुत ही आसान तरीका आपको बताया गया था कुछ अर्सा पहले एक वीडियो में, जहां पे हमने ये बताया था कि आप स्टडी वीज़ा ले सकते हैं यूरोप का विदाउट आइल्स। क्योंकि आइल्स का जो है वो दोबारा से एक दफ़ा दोबारा स्टडीज़ के लिए करना और स्टडी बेस पे आइल्स के 7 बैंड लेना थोड़ा सा मुश्किल काम है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल काम है। दोबारा आपको एक दफ़ा अगर आप पढ़ाई से सपोज किसी तरीके से कट हो चुके हैं, या आप एक स्मूथ एक रूटीन में पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको एक डिफरेंट तरीके से एक लैंग्वेज का बैरियर आपको क्रॉस करना होता है, और आपको उसके 7 बैंड, अगर आप एजुकेशनल की बात करते हैं, एकेडमिक में 7 बैंड होना ज़रूरी है किसी भी यूरोपियन कंट्री के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, कनाडा के लिए, अमेरिका के लिए, स्टडी वीज़ा के लिए। हमने आपको एक ऐसी रास्ता बताया था, एक ऐसा तरीका बताया था कि जिसमें आप विदाउट आइल्स जो है वो यूरोप के कंट्री का स्टडी वीज़ा भी ले सकते हैं। और उसमें जो सबसे बड़ा बेनिफिट था वो ये था कि 2 साल के अंदर अंदर आप यूरोपियन कंसिडर होंगे, यूरोप के सिटीजन हो जाएंगे, यूरोप के उस कंट्री के जो कि शेंजन में भी कंसिडर होता है, जो कि शेंजन में भी आता है। और वहां से आप किसी भी यूरोप के कंट्री में आराम से मूव भी कर सकते हैं, अपना रेजिडेंस भी वहां पे ले सकते हैं, और आपका वर्क परमिट और जॉब और सारा आपका लिविंग जो है वो बड़ी आसानी से, वो बड़े अच्छे तरीके से हो सकता है। दूसरा क्या है कि आपके जो पासपोर्ट की वर्थ है, जो पाकिस्तानी पासपोर्ट की वर्थ है, जो वीकेस्ट है इस टाइम पे, सम ऑफ वीकेस्ट कंट्रीज में कंसिडर होती है, तो उसको आप बड़े आराम से शिफ्ट कर सकते हैं डुअल नेशनैलिटी लेके, कि आप यूरोप के भी एक नेशनैलिटी आपको मिल जाती है। फिर उसकी बेस पे आपने कहीं पे भी ट्रेवल करना है, कहीं पे भी यूरोप में स्टे करना है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपका बेसिकली जो पासपोर्ट है वो यूरोपियन कंसिडर होगा। वहां से आपको यूएस जाना है, कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आज उसी सिलसिले में हम उससे आगे चलते हैं कि हम ये देखते हैं कि वो प्रोसेस हम कर किस तरीके से कर सकते हैं, और उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, और उसके लिए क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और किस किस्म की चीज़ें रिक्वायर होंगी। बेनिफिट डेफिनेटली आपको पहले बता दिए हुए थे। सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो ये है कि विदाउट आइल्स आपको स्टडी वीज़ा मिल जाता है। आसान प्रोसेस है, सस्ता प्रोसेस है, कोई बहुत ज़्यादा आपके पैसे उसमें नहीं लगते। हाँ, थोड़े बहुत पैसे आपके पास इन अकाउंट होने चाहिए, जिससे आप ये अपना प्रूव करेंगे, और आप वहाँ पे जाके जो पहले 2 साल का आपका टेन्योर है उसमें आप स्टे करने में आपको थोड़ा सा बेनिफिट होगा। वर्किंग भी कर सकते हैं, लेकिन वो लिमिटेड और होते हैं। उसमें भी आप अपने सर्वाइवल के लिए आप अपने पैसे जनरेट कर सकते हैं, लेकिन है कि थोड़े से पैसे आपके पास होने भी चाहिए। प्लस ये है कि इनिशियल जो आपने इंस्टीट्यूट की फीस पे करनी है, वो आपके पास एटलीस्ट जो पैसे, या हॉस्टल की या अकोमोडेशन की जो फी आपने एडवांस में पे करनी है, वो पैसे आपके पास होने चाहिए। तो अभी हम चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, और मैं आपको थोड़े सी और ज़्यादा इसकी चीज़ें और ज़्यादा एडवांसमेंट जो है या रिक्वायरमेंट जो है स्पेशली, वो मैं आपको बताता हूँ कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या होंगी। ठीक है जी, स्क्रीन शेयर कर लेते हैं, और इसमें हम देखते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। यूरोप स्टडी वीज़ा विदाउट आइल्स, ये बेसिकली हमारा टॉपिक है, जो कि हम ऑलरेडी भी आपसे शेयर कर चुके हैं। कंट्री कौन सा है यूरोप का? कंट्री है माल्टा। ठीक है जी, इसमें स्टडी वीज़ा विदाउट आइल्स एंड पीटी। ठीक है, आइल्स एक ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लोगों को लगता है कि शायद वो थोड़ा सा मुश्किल काम है, और उसमें स्पेशली स्पेशली 7 बैंड लेना वो थोड़ा सा और ज़्यादा टफ है। तो यहाँ पे आइल्स की कोई ऐसी कदर नहीं है, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, कह लें कि वो विदाउट आइल्स आपका स्कोर जो है लैंग्वेज बैरियर के, वो आपको वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, और वीज़ा मिल भी जाता है। स्टूडेंट्स ऑलरेडी जा भी रहे हैं। ठीक है जी, वीज़ा प्रोसेसिंग ऑफ माल्टा फ्रॉम पाकिस्तान, ये आज का बेसिकली जो मैंने आपको जो चीज़ बतानी है वो ये बतानी है कि पाकिस्तान से आप माल्टा, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, शेंजन कंट्री है, उसमें पार्ट ऑफ शेंजन है, वो उसका वीज़ा कैसे आप पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं, और उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। जी, वीज़ा प्रोसेसिंग ऑफ माल्टा फ्रॉम पाकिस्तान, ये हम देखेंगे कि पाकिस्तान से हम जो माल्टा का वीज़ा है वो किस तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं। इसमें जो शेंजिन के हवाले से जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान थर्ड डिग्री के, थर्ड वर्ल्ड, जिसको हम बहुत ज़्यादा हम फिक्रा यूज़ करते हैं कि वी आर इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़। तो शेंजिन के हवाले से पाकिस्तान जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। उसकी वजह से प्रॉब्लम सबसे बड़ा क्या है कि माल्टा का कोई भी कॉन्सुलेट पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। लेकिन उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, वो डेफिनेटली उसका एक अदर वे जो है वो यूरोपियंस ने ही कंसिडर किया हुआ है। यूरोपियन ही हमें थोड़ा सा फैसिलिटेट करते हैं।
वो क्या करते हैं कि हमें स्टडी अब्रॉड के लिए जो है वो इटालियन कॉन्सुलेट जो है पाकिस्तान के अंदर, वहां पे हमने अपने सारे डॉक्यूमेंट और अपना केस पुट करना होता है। क्योंकि इटालियन ऑब्वियसली वो भी यूरोप और शेंजन का ही पार्ट है, तो वो जो इटालियन कॉन्सुलेट है वो डील करता है पाकिस्तान के जो माल्टा के स्टूडेंट्स हैं, जो इनके केसेस है उसको इटालियन जो कॉन्सुलेट है वो डील करता है। इसमें क्या है कि वीज़ा अपना वंस यू आर एक्सेप्टेड, अगर आपका आपने अप्लाई किया है किसी यूनिवर्सिटी में, अब इसके स्टेप्स में दोबारा से एक दफ़ा दोहरा देता हूँ। वो तो मैंने आपको बता दिया कि आपने अप्लाई कहाँ पे करना है, क्योंकि कॉन्सुलेट तो मौजूद नहीं है। ठीक है जी। अब सबसे पहला प्रोसेस क्या होना है कि आपने नेट पे जो भी सर्च करना है, आपने कोई माल्टा का जो इंस्टीट्यूट आपने सर्च किया, किसी उसके एकेडमिक देखे आपने किस डिग्री में, किस कोर्स में, किस डिप्लोमा में आपने एडमिशन लेना है। ठीक है जी। वो जब आप सिलेक्ट कर लेते हैं और वहाँ पे आप अप्लाई करते हैं और आप एक्सेप्टेड हो जाते हैं, आपका जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके एक्सेप्टेबल होते हैं, उसके बाद जो है वो ऑप्शन आपके पास जो निकलती है वो नेक्स्ट स्टेप वो ये निकलता है। नेक्स्ट स्टेप इज टू एक्वायर अ माल्टा स्टडी वीजा। अब आपने माल्टा का स्टडी वीजा लेना है। एक्वायर मींस कि आपने हासिल करना है। ठीक है जी। एज माल्टा इज अ मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन का मेंबर है माल्टा। ठीक है जी। माल्टा इज वन ऑफ द 26 शेंजन कंट्रीज, 26 जो शेंजन कंट्रीज हैं उनका पार्ट है माल्टा, उनका मेंबर है। ठीक है जी। द शेंजन वीजा ऑब्लिगेशंस आर अप्लाइड ऑन द वीजा प्रोसेसिंग। आपकी वीजा प्रोसेसिंग जो होगी उस पे शेंजन की जितनी भी जो ऑब्लिगेशन हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं या जो कंडीशंस हैं, वो आप पे भी अप्लाई होंगी, क्योंकि आप जिस कंट्री में जाना चाह रहे हैं वो यूरोपियन यूनियन का और शेंजन जो कंट्रीज हैं उनका मेंबर है, उनका पार्टनर है। जी। तो इसमें क्या होगा कि ये जो शेंजन कंट्रीज हैं, 26 कंट्रीज हैं, वहाँ के जो आपके स्टूडेंट्स होंगे उनको आप इजीली आप उनमें ट्रेवल कर सकते हैं। 26 कंट्रीज जो हैं शेंजन के अंडर जो आते हैं, जब आप माल्टा का वीज़ा आप अप्लाई कर देते हैं और आपको वीज़ा मिल जाता है, उसके बाद आप उन 26 कंट्रीज में इजीली आप उसी वीज़ा की बेस पे ट्रेवल कर सकते हैं, स्टे कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपकी ऑब्वियसली स्टडी वहाँ पे हो रही होगी, तो वो इलॉजिकल चीज़ बनती है कि आप स्टडी और एडमिशन आपका वहाँ पे, आप कहीं पे और पे रह रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं। इसका जो मतलब होता है या जो इसका बेनिफिट है या जो एक बेहतर चीज़ है वो ये है कि अगर आप ड्यूरिंग जो भी आपके वीकडेज में, वीक ऑफ लॉन्ग वीकेंड मिलता है या कोई बीच में आपका सेमेस्टर ब्रेक आती है, तो उसमें ये नहीं है कि आप सिर्फ माल्टा में आप एज ए विजिटर, एज ए कह लें कि सैर करने के लिए, घूमने फिरने के लिए आप शेंजन के 26 कंट्रीज में कहीं कहीं भी जा सकते हैं इस वीजा की बेस पे। ये एक बहुत बड़ा इसका एडवांटेज है। उसमें क्या होगा कि आपके जब इन आउट लगता रहेगा, पासपोर्ट आपका यूज होता रहेगा, तो आपके लिए वो बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा उसका। ठीक है जी। वीजा प्रोसेसिंग फॉर माल्टा, ये बेसिकली क्या है कि जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है उसके लिए, ये उनकी बेसिकली डिटेल्स है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, किस किस्म के डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है जी। वीज़ा एप्लीकेशन फील्ड मींस कि आपने वीज़ा एप्लीकेशन जो डाउनलोड की है उसको आपने प्रॉपरली फिल करना है। ठीक है जी। पासपोर्ट एटलीस्ट 3 मंथ्स वैलिड, के 3 महीने जो रहते हों उसकी एक्सपायरेशन में मिनिमम। इससे कम होगा तो आपको नया पासपोर्ट के लिए जाना पड़ेगा। अदरवाइज उसके साथ है कि और एटलीस्ट 2 ब्लैंक पेजेस, कि दो उसके, अगर सपोज आपका पासपोर्ट बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ हुआ है तो उसके एटलीस्ट 2 पेजेस होने चाहिए जिस पे वीज़ा स्टैंप हो सकता है, जो उनके अपने यूज़ के लिए हैं। ये रिक्वायरमेंट है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट मैं बता रहा हूँ। ठीक है जी। प्रीवियस पासपोर्ट वेदर यूज्ड और नॉट, अगर आपका उससे पहले कोई पासपोर्ट बना हुआ है, मीन्स के ये सेकंड या थर्ड पासपोर्ट है आपका, तो प्रीवियस पासपोर्ट भी साथ होना चाहिए, बेशक वो यूज हुआ या नहीं हुआ हुआ। ठीक है जी। अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ CNIC, जो आपका आईडी कार्ड है उसकी अटेस्टेड कॉपी होगी। अटेस्टेड का ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को पता होता है कि वो कहाँ से अटेस्टेशन करवानी। अब क्योंकि अब्रॉड के लिए हमने करनी है, तो ये बेसिकली हमारी जो अपना इंटीरियर मिनिस्ट्री है वहां से ये चीजें अटेस्ट होंगी। ठीक है जी। 2 पासपोर्ट ऑफ स्पेसिफिक साइज फोटोज। ठीक है। इस पासपोर्ट साइज जो फोटोज हैं वो चाहिए आपके 2। यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस लेटर, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि यूनिवर्सिटी ने, आपने सारा उनसे कॉरेस्पॉन्डेंस कर दी, अपने डॉक्यूमेंट भेजे, उन्होंने आपको एडमिशन दे दिया, अब वो आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो वाला लेटर आपका होगा। ठीक है जी। NOC
सॉरी, एनओसी फ्रॉम स्कूल और यूनिवर्सिटी के जहाँ से आपने यहाँ पे पाकिस्तान में जहाँ से पढ़ा है, जहाँ से आप ने कोई भी लास्ट जो आपका डिग्री या जो भी सपोज इंटर है या ग्रेजुएशन आपने की है, तो उसका एक आपको एनओसी चाहिए होगा। ठीक है, अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ ट्रांसक्रिप्ट्स, आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, जो प्रीवियस रिजल्ट्स हैं, वो भी अटेस्टेशन, वो भी ऑब्वियसली इंटीरियर मिनिस्ट्री करेगी क्योंकि अब्रॉड का मामला है। ठीक है जी, बैंक स्टेटमेंट ऑफ अपना सफिशिएंट बैलेंस। अब ये क्यों दिखाना है आपने, क्योंकि आपने उनको ये बताना है कि मैं जहाँ पे, क्योंकि आपको जाते पहले दिन तो उधर कोई वर्क परमिट और कोई काम तो नहीं मिलना, एटलीस्ट आपके पास इतना बैंक बैलेंस हो कि वो पूरे का पूरा 2 साल आप उसमें अपनी अकोमोडेशन, अपनी ट्यूशन फी, अपनी जो भी उधर लिविंग एक्सपेंसेस है, वो आपने उनको शो करना है कि इतने पैसे मेरे पास हैं कि मैं ये सारा कुछ आराम से बेयर कर सकता हूँ, अगर मुझे वहां पे वर्क परमिट या काम नहीं मिलता तो भी। ये सिर्फ उनको दिखाना है। वहां पे जाके आप जैसे ही सेटल हो जाते फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर अंदर ही आपको एक वर्क परमिट मिल जाता है। वर्क परमिट की बेस पे आप अपना काम करके अपना जो रूटीन का एक्सपेंस है वो वहां से आप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है जी, एयरफेयर टिकट विद द डेट ऑफ डिपार्चर के आपका जो सेशन स्टार्ट हो रहा है उसके मुताबिक आपने एयर टिकट बुक कर ली हुई है, उसका आपने एविडेंस या प्रूफ आपने उनको देना। ठीक है जी, उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस होगी। ऑब्वियसली ये सबको पता होता है कि वो हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी है। एक तो यहाँ से क्लियरेंस होगी और वहाँ पे आपने हेल्थ इंश्योरेंस लेनी। ये सारा कुछ आपको इंस्टीट्यूट भी आपको अपना सपोर्ट भी कर देता है। और जो दूसरा हमारा जो सारा सिलसिला है, जिसके हवाले से जो लास्ट में आपको कॉन्टेक्ट नंबर्स भी मैं शेयर कर दूंगा, वो भी ये सारी चीज़ें आपको अरेंज करवा देते हैं। 30,000 यूरोज हैं, इनकी आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होगी। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद है कि अकोमोडेशन बुकिंग होगी कि आपका एक्सेप्टेंस हो गया। आपको आपने ऑब्वियसली जब अब्रॉड हैं तो आपने हॉस्टल मीन्स के अकोमोडेशन आपने अवेल की होगी, वो आपको इंस्टीट्यूट दे रहा है या आपने प्राइवेटली अगर बुक की हुई है तो उसका एक एविडेंस आप उनको देंगे। ठीक है जी, फिर वीज़ा फी रिसिप्ट, आपने कि जो वीज़ा फी डिपॉजिट करा दी है उसकी आपने रिसिप्ट देनी। फोटोकॉपी फोटोकॉपी ऑफ पुलिस सर्टिफिकेट। ठीक है जी, पुलिस की क्लियरेंस, जो कि जब भी कोई भी किसी भी कंट्री में जाता है या जाना चाहता है या जो भी होता है तो उसके लिए एक पुलिस सर्टिफिकेट अंडरस्टूड है, वो लाजमी चाहिए होता है। ठीक है जी, उसके बाद है कि स्टूडेंट अंडर 18 अगर होंगे तो उनके पेरेंट का कंसेंट चाहिए विद हिज और हर जो है वो सीएनआईसी, वो लाजमी चाहिए क्योंकि अंडर 18 को जो है वो कोई भी बंदा, कोई भी इंस्टीट्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी वो नहीं लेता। उनके पेरेंट्स का कंसेंट जो है वो मस्ट है। अबव 18 जो है मीन्स कि अब आप इंटर के लिए किसी डिप्लोमा में जा रहे हैं, ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं, तो वहां पे ये इसकी जरूरत नहीं होगी। ठीक है जी, मैरिज सर्टिफिकेट इफ अप्लाइड मीन्स कि अगर आप मैरिड हैं तो आप मैरिज सर्टिफिकेट ऑब्वियसली आप उनको देंगे। एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट इफ अप्लाइड, अगर आप ऑलरेडी एम्प्लॉय हैं और आप किसी एक कोर्स के लिए वहां पे जा रहे हैं या किसी इंस्टीट्यूट के बिहाफ पे जा रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे जा रहे हैं, या इवन आप ये कहते हैं कि जी मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ और मैं इसको फर्दर कंटिन्यू करूंगा और मैं किसी स्टडी के लिए जा रहा हूँ, तो वो आपने एक प्री रेक्विजिट के तौर पे अपना एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट आपने उनको देना। ठीक है जी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या है कि आपका वहां पे जाने का पर्पस क्या है, उसकी आपने एक उनको अंडरटेकिंग जिसको हम कहते होते हैं कि एक रिटन स्टेटमेंट आपने उनको देनी है कि मेरा जो वहां पे जाने का वो पर्पस है, वो ऑब्वियसली ऑब्वियसली नो क्वेश्चन अबाउट इट, आप उनको यही कहेंगे कि मुझे ये जो डिप्लोमा है ये वाला करना है या ये जो डिग्री करनी है या हायर एजुकेशन का मीन्स के फर्दर एजुकेशन के लिए आप वहाँ पे जा रहे हैं। आपने उनको हरगिज ये नहीं बताना कि मेरा बेसिकली पर्पस ये है कि मैंने 2 साल गुजारने और मैंने वहाँ पे सिटीजनशिप अप्लाई करनी है और मैंने यूरोपियन बनना है, ये नहीं होता। हमने उनको ये बताना है कि हम पढ़ने जा रहे हैं, हमने फर्दर पढ़ना है, फर्दर स्टडी करनी है, कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है या उस लेवल के अवेलेबल नहीं है। वो कोई भी फील्ड हो सकती है, वो मेडिकल की भी हो सकती है, वो फिल्म एंड टीवी की भी हो सकती है, वो डिफरेंट बिजनेस की भी जो चीज़ें हो सकती हैं, डिग्रीज हो सकती हैं। ऑब्वियसली वो उनके लिए आप उधर जाना चाह रहे हैं, तो ये पर्पस ऑफ जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है कि आपने उनको बताना है कि आपका जाने का पर्पस क्या है। ठीक है जी। अच्छा जी, इसमें क्या है कि वीज़ा फी ऑफ प्रोसेसिंग टाइम एंड माल्टा। ठीक है जी, वीज़ा फी इसमें क्या है कि द माल्टा वीज़ा फी इज 60 यूरोस। सिंपल, मैंने शुरू में आपको बताया था कि सस्ता तरीका, आसान तरीका
यूरोपियन बनने का वो ये है कि आप एक माल्टा का जो स्टडी वीज़ा अप्लाई करें, बहुत सस्ते में बहुत आसानी से हो जाएगा। 2 साल वहाँ पे जाके पढ़ें, वर्क परमिट के साथ पढ़ें, आपको बहुत ज़्यादा पैसों की भी ज़रूरत नहीं है, आपका सर्वाइवल वहाँ पे हो जाएगा। 2 साल बाद आपको पासपोर्ट मिलेगा जो आपको कंसिडर करेगा कि यू आर यूरोपियन। यूरोप का कंट्री है माल्टा, यूरोपीय यूनियन का कंट्री है, शेंजन का कंट्री है। आप वहाँ का जब पासपोर्ट होल्डर होंगे तो यू विल बी यूरोपियन। ठीक है जी। द जर्नल रिव्यू टाइम इज 7 to 15 डेज, 7 से 15 दिन दरकार हैं इस प्रोसेस को नॉर्मली, जनरली। लेकिन इससे थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है क्योंकि लोड ज्यादा होता है, बैकलॉग ज्यादा होता है, तो वो उसी क्यू में वो काम होता जाता है, उसी क्यू में लोगों के वो केसेस को रिव्यू करते जाते हैं। तो उसमें हो सकता है कि अगर फ्लो ज्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा। अदरवाइज नॉर्मली 7 से 15 दिन के अंदर अंदर आपका जो रिव्यू है वो प्रोसेस हो जाता है। वीजा एप्लीकेशन की बात करो, ठीक है जी। द वीजा ऑफिसर विल आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट योर वीजा एप्लीकेशन। ये बिल्कुल उसके पास अथॉरिटी है, वो डेफिनेटली आपका, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, हर चीज कंप्लीट है, सारा कुछ हो गया हुआ है, एक्सेप्टेंस हो गई हुई है, एडमिशन हो गया हुआ है, इवन आपने फी डिपॉजिट करवा दी हुई है वहां पे, लेकिन उसके बावजूद आपका वीजा यहाँ एक्सेप्ट या रिजेक्ट हो सकता है। एक्सेप्ट हो जाएगा तो बिल्कुल ठीक है, आपको तो जाना ही है। और अगर रिजेक्ट होता है तो उसमें भी परेशानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं वो आपको रिफंड दे देते हैं। एक मौका आपको ये देते हैं कि जी आप अगले बैच के लिए ट्राई कर लें, ठीक है। अगर वो आप वो भी नहीं करना चाहते तो आप रिफंड भी ले सकते हैं। लेकिन ये है कि उस टाइम पे बजाय ये कि थोड़ा सा सब्र का दामन छोड़ दें और परेशान हो जाएं और कहें कि जी बस मुझे रिफंड दे दें और ये सब कुछ गलत है और बेकार है, तो ऐसा नहीं होता। उसमें क्या है कि प्रोविजन देती है गवर्नमेंट आपको, माल्टा की भी और जो शेंजन की जो पॉलिसीज हैं वो आपको स्टूडेंट्स को कहती हैं कि फाइट बैक के मीन्स आप दोबारा से अप्लाई करें, अपील करें। इसको फाइट बैक करना भी कह सकते हैं, अपील करना भी कह सकते हैं। फॉर द वीजा अप्रूवल इफ दे आर रिजेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर आपको फर्स्ट टाइम पे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो आप उसके लिए फाइट बैक करें। अब इसमें क्या होता है कि एक होती है अपील, एक होता है रीअप्लाई, ठीक है, एक होता है फाइट बैक। अब इसमें फाइट बैक वो क्यों यूज करते हैं वर्ड, क्योंकि आपको पता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी सारी चीजें कंप्लीट थी, आपका एडमिशन हुआ हुआ था, वहां के इंस्टीट्यूट ने आपको एक्सेप्ट किया हुआ था, आपकी बुकिंग्स हो गई थी, सारा कुछ हो गया था। तो अब आपने इस पे केस ओपन करना है, केस ओपन करके आप अपने केस को आपने लड़ना है, जिसको वो फाइट बैक का नाम देते हैं। तो ये गवर्नमेंट ही कह रही है, ये माल्टा की गवर्नमेंट ही कहती है कि आप अपने केस को फाइट बैक करें अगर एम्बेसडर ने आपका जो है विदाउट एनी रीजन जो है वो वीजा रिफ्यूज कर दिया। ऑब्जेक्शन लगाएंगे ऑब्वियसली कोई ना कोई, तो वो बताएंगे, वो ये तो नहीं कहेगा कि ये मेरी मर्जी, मैं नहीं दे रहा वीजा, ऐसा नहीं होता। लेकिन कुछ भी जो चीजें होंगी, जो ऐसी ऑब्लिगेशन को ऐसी ऑब्जेक्शन होगी, वो आप उसको रिकवर करके रिमूव करके आप उसको दोबारा अप्लाई करें। डॉक्यूमेंट आपके कंप्लीट हैं, उस गवर्नमेंट को, उस इंस्टीट्यूट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वहां पे आ जाएं, आप एलिजिबल हैं, आपने अप्लाई किया, आपका एडमिशन हो गया, आपने एडमिशन ले लिया, फी डिपॉजिट करवा दी, हॉस्टल बुक करवा लिया, टिकट बुक करवा ली। अब क्या रीजन है क्यों आपका वो वीजा रिफ्यूज हुआ? अगर उसमें कोई ऑब्जेक्शन है एम्बेसडर की तरफ से, आप उसको रिमूव कर दें। अगर वो कहता है कि मैं ना मानूं, तो फिर उसके लिए वो कहते हैं कि फाइट करेंगे। ठीक है जी। तो अब ये इन सारे काम करने के लिए अगर आपको लगता है कि आपको कंसल्टेंसी की जरूरत है और आप कंसल्टेंट हायर करना चाहते हैं, तो ये कॉन्टेक्ट नंबर्स दिए हुए हैं, आप इन पे राब्ता कीजिए। आपका ये तमाम प्रोसेस, तमाम केस, तमाम डॉक्यूमेंट्स, हर चीज जो है वो हमारी जिम्मेदारी होगी उसको कंप्लीट करना, एक प्रॉपर आपका केस बना के उसको फॉरवर्ड करना। ठीक है जी। अब ये जो मैंने फीस बताई है आपको, ये वो फीस है जो वहां पे आपकी जो डिपॉजिट डिपॉजिट होनी है। लेकिन ये जो कंसल्टेंसी है इसकी फी भी होती है, तो वो जब आप आएंगे, जब आप राब्ता करेंगे तो ही आपको पता चलेगा। नॉमिनल सी है, मुनासिब सी है, कोई इतना ज्यादा बर्डन नहीं है आपके ऊपर। लेकिन अभी मैं दोबारा एक दफा वो बिगनिंग वाली चीज दोहरा देता हूँ कि आसान तरीन तरीका, सस्ता तरीन तरीका यूरोपियन बनने का, 2 साल के अंदर अंदर यूरोपियन बनने का और पूरे यूरोप के 26 शेंजन कंट्रीज में ट्रेवल करने का रिस्पेक्टफुली, ठीक है, वो एक ही तरीका है। वो इस टाइम पे जो अब बेस्ट अवेलेबल तरीका है वो ये है कि आप माल्टा का स्टडी वीजा ले। आप 2 साल के लिए फ्री हैं यूरोप के अंदर घूमने फिरने के लिए, पढ़ने के लिए, स्टे करने के लिए।
2 साल के बाद आप सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं, और जैसे ही आप सिटीजन हो जाते हैं तो उसके बाद अब आप हो गए यूरोपियन। अब आप अमेरिका जाना चाहते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, कहाँ सेटल होना चाहते हैं, कहाँ पढ़ना चाहते हैं, कहाँ कारोबार करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, यू विल बी यूरोपियन। इस चीज को सोचें, इस चीज पे थोड़ा सा फोकस करें। ये जो चीजें, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो एक्सपेंसेस हैं, जो रिफ्यूज होने का खतरा है, इस चीज को साइड पे रख के सबसे पहले इसको सोचें। सिर्फ पिछले आप 1 डेढ़ साल से देख लें, लोग तकरीबन तकरीबन दीवानावार इस चीज पे आ रहे थे जी कि हमें किसी तरीके से बाहर भेज दें, हम किसी तरीके से बाहर जाना चाहते हैं। उसके लिए एजेंट्स को पैसे दे रहे हैं, भरमार कर रहे हैं, बेशुमार पैसा दे रहे हैं। वो यूके जाना चाह रहे हैं, वो कनाडा जाना चाह रहे हैं, वो यूएस जाना चाह रहे हैं, वर्क परमिट के साथ जाना है, वर्क परमिट के साथ जाना है, जॉब करनी है, यहाँ से भागना है, फरार करना है, पाकिस्तान ठीक नहीं है, पाकिस्तान अच्छा नहीं है, अब यहाँ से बस भाग जाना है। तो अक्लमंदी के साथ अगर करें, एक तरीका हमने आपको बताया था कि आप ई कॉमर्स के थ्रू जाएं, आपको प्रॉपर उसका सेटअप बताया, बेशुमार दफा बताया। अब दूसरा तरीका जो है वो ये है कि आप स्टडी वीजा अप्लाई कर लें। स्टडी वीजा पे आप 2 साल पढ़ भी लें, वो भी अच्छी बात है, आप ही का फायदा होगा। और 2 साल बाद आप सिटीजनशिप अप्लाई कर दें, आप यूरोपियन कंसिडर होंगे। अगर आप यूके या यूएस या कनाडा जाते हैं, वहां पे भी 5 साल दरकार है सिटीजनशिप के लिए। यहाँ पे तो 2 साल में हो रहा है। तो बेसिकली सोचने की बात है, जाविया थोड़ा सा अपने सोच का जो है ना वो ठीक रखें, सही रखें, थोड़ा सा सोचें जरूर। ठीक है, क्योंकि सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, कुछ करने के लिए सोचेंगे, कुछ बेहतर करेंगे तो ही कुछ बेहतर होगा। अगर सिर्फ बुराई, सिर्फ अपना सिस्टम को गालियां, सिस्टम को की बुराइयां, सिस्टम की टेंशनें, सिस्टम का सारा कुछ, सिस्टम ने कुछ नहीं दिया, सिस्टम ने ये नहीं किया। आप खुद भी तो देखें ना, आपने क्या किया। मैं वो रिवायती फिक्रा बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आपने पाकिस्तान या मुल्क के लिए क्या किया, आप सिर्फ इतना देखें आपने अपने लिए क्या किया, आप अपने साथ कितना सिंसियर है। अगर आप अपने साथ सिंसियर होंगे तो ही उसका इम्पैक्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करते करते वो आपकी फैमिली, आपकी गली, आपके दोस्त अहबाब, उन पे से करते करते लोगों तक आएगा, और लोगों से करते करते वो मुल्क तक आ जाएगा। अगर हर बंदा ये सोचना शुरू कर दे कि मैंने अपने लिए क्या किया और मैं अपने लिए कुछ अच्छा, कुछ बेहतर करूं, तो डेफिनेटली उससे अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो वो मुल्क का ही फायदा होता है। क्योंकि मुल्क अवाम से बनती है। अवाम अगर अपने बारे में सोचना शुरू कर दे, सेल्फिश नहीं होना, अपने से शुरू करना। अगर सारी जिंदगी अपने बारे में सोचना शुरू कर देना तो फिर तो आप सेल्फिश हो गए ना। स्टार्टिंग अपने आप से करनी है, अपने आप को बेहतर करना है, और फिर डेफिनेटली बाकियों का सोचना शुरू कर देना है कि मैंने जो थोड़ा सा किया काम, मैं थोड़ा सा बेहतर हो गया, मुझे थोड़ा सा नॉलेज भी मिल गया और मेरा को काम भी बेहतर हो गया, तो मैं अब दूसरों को भी थोड़ा थोड़ा गाइड करूं, हेल्प आउट करूं, आसानियां बांटने वाले बने। ठीक है, बहुत बड़ी खुशकिस्मती है अगर आप आसानियां बांटने वाले बन जाते हैं। बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं जो लोगों के काम आते हैं, लोगों के लिए आसानियां बांटते हैं। अब यूं समझें कि अल्लाह ताला ने आपको इस छोटे से काम के लिए चुन लिया, और खुद देखें ये कितनी बड़ी खुशकिस्मती और खुशनसीबी की बात है कि अगर आप कुछ अच्छी बात करने वाला, किसी के लिए कोई बेनिफिट, कोई सहूलत अपना प्रोवाइड करने वाले मीन्स के अरेंज करने वाले बन जाए। ठीक है, तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। तो सोचिए, सोच के जाविये को ठीक कीजिए, थोड़ा अपने लिए सोचिए। अपने लिए सोचेंगे तो इंशाल्लाह ताला सबके लिए अच्छा होगा, सबके लिए बेहतर होगा। तो वो खुश रहिए, खुश रखिए, लोगों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, क्योंकि ये जिंदगी का असासा होते हैं, इनके बगैर कुछ नहीं हो सकता। रिश्ते, ताल्लुकात, दोस्तियां, यही है हासिल जिंदगी का। रुपया, पैसा, बिल्डिंग्स, एम्पायर्स और गाड़ियां, ये मैंने नहीं रखती। इजाजत चाहूंगा, इंशाल्लाह ताला बहुत ही जल्द मिलूंगा एक अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के